नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 1 जो ब्रह्मांड था, हमने वो पहले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया था। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 सौर मंडल। ठीक है ना। तो सौर मंडल में हम एक एक महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल में एक केंद्रीय सूर्य और अन्य ग्रह जो उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना, उसको शामिल किया जाता है। यानी कि सूर्य को और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, उनको जो है सौर मंडल में शामिल किया जाता है। ठीक है ना। सूर्य का जो परिवार होता है ना, उसी को हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है ना। सौर मंडल में दोस्तों 8 ग्रह हैं, 66 उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि से मिलकर बना है। ठीक है। सौर मंडल का लगभग 99.99% द्रव्यमान जो है वो सूर्य में है। ठीक है। सौर मंडल मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 से लेकर 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ठीक है ना। अब देखिए, उसके बाद देखते हैं सौर मंडल एक दृष्टि में। ठीक है ना। एक दृष्टि से देखेंगे। देखिए, जो सबसे पहला जो यहाँ पर ग्रह आ रहा है वो वरुण है। ठीक है ना। यानी कि बिना किसी क्रम का यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए पहले हम देखिए, यहाँ पर बुध है। आइए पहले बुध को ही देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, इसमें हम क्या क्या देखेंगे ग्रह के बारे में। तो ग्रह के बारे में देखेंगे, हम क्या देखेंगे, परिक्रमण काल, यानी कि सूर्य के चारों ओर कितना समय लगता है उसको पूरा चक्कर लगाने में, उसके कितने उपग्रह हैं, उसका व्यास कितना है, परिभ्रमण समय कितना है, सूर्य से मध्यमान दूरी कितनी है, और उसके अन्य तथ्य देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम बुध के बारे में ही देख लेते हैं। तो देखिए, बुध को जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों जो 0 लिखा है वो क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पर उपग्रहों की संख्या, यानी कि बुध के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो 49,100 ये क्या है, बुध का ये व्यास है। ठीक है। और 17.1 घंटे ये अपने अक्ष पर घूमने में, ठीक है ना, अपने अक्ष पर घूमने में बुध ग्रह को 17.1 घंटे लगते हैं। और ये 44,980 क्या है, इसको देख लेते हैं। ये सूर्य से मध्यमान दूरी है लाख किलोमीटर, यानी कि कितना है, तो देख लीजिए 44,980 लाख किलोमीटर ये दूरी है, सूर्य से मध्यमान दूरी है। ठीक है ना। और देखिए, यहाँ पर उपग्रहों वाला ग्रह यानी कि सूर्य के यहाँ पर नीचे जो है सूर्य के निकट स्थित, यानी कि सबसे सूर्य के पास में स्थित ग्रह कौन सा है, वो है बुध। ठीक है ना। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, बुध ही है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं, बुध के बाद कौन सा, शुक्र आता है ना। बुध के बाद शुक्र आता है। देखिए, शुक्र को देख लेते हैं। देखिए, 224.7 वर्ष लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। ठीक है ना। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये उतना। देखिए, शुक्र का जो है परिभ्रमण काल देख लीजिए, परिभ्रमण काल इंपॉर्टेंट है, 24.6 घंटे, 24.6 घंटे। ठीक है ना। तो यानी कि लगभग देखिए, पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है, यानी कि अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है वो 24 घंटे में घूमती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पृथ्वी नहीं, परिभ्रमण काल 9.9 घंटे लिखा है ना, परिभ्रमण काल तो नहीं, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में। एक चक्कर जो अपने अक्ष पर लगाती है वो 24 घंटे में लगाती है। और सूर्य के जो चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन लगता है। ठीक है ना। और लीप ईयर होता है, 366 दिन होता है। तो देखिए, शुक्र के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, भोर एवं, देखिए दोस्तों, शुक्र का जो परिभ्रमण काल है वो भी 24.6 घंटे है, पृथ्वी से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है। और शुक्र का देखिए, शुक्र के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, शुक्र को भोर एवं सायं का तारा भी कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी के निकट सबसे, मतलब जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है कौन सा है, वह शुक्र। ठीक है। तो बुध हो गया, शुक्र हो गया। अब हम देखेंगे पृथ्वी के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365.26 दिन में। ठीक है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है ना। और जो पृथ्वी का दोस्तों परिभ्रमण काल है, यहाँ पर लिखा है 9.9 घंटे, लेकिन है कितना, 24 घंटे। अपने अक्ष पर 24 घंटे, अपनी धुरी पर जो है एक चक्र वो 24 घंटे में लगाती है। ठीक है ना। और दोस्तों जो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह, बस इतना जानिए। उसके बाद मंगल आता है। मंगल 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक है ना, फोबोस और डिमोस। ठीक है ना। और इसका जो 10.3 घंटे लिखा है मंगल का। देखिए, इसको छोड़िए, लाल ग्रह, मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो देख लीजिए। उसके बाद बृहस्पति का देखिए, बस इंपॉर्टेंट देख लीजिए। ये 11.9 वर्ष में लगाता है सूर्य का एक चक्कर। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह भी कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, हो गया। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर
अरुण देख लेते हैं। उसके बाद शनि आता है, शनि देख लेते हैं। शनि, तो शनि का दोस्तों सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। याद रखिएगा, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है, ठीक है ना। और शनि को पीला ग्रह भी कहते हैं, पीला ग्रह, ठीक है। शनि के बाद आता है अरुण। अरुण का देख लीजिए, अरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल लगते हैं, ठीक है ना। और इसका दोस्तों देखिए, अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं, ठीक है ना। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और सूर्योदय जो अरुण पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी पर क्या होता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार दोस्तों अरुण क्या होता है? अरुण पर जो है सूर्य जो है वो पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है, ठीक है। उसके बाद अरुण के बाद आता है वरुण, ठीक है ना। तो वरुण का देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट बात है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है, वरुण, ठीक है ना। और सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण, क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, ठीक है। और हरा ग्रह भी, ग्रीन प्लैनेट भी इसी को कहते हैं, वरुण को कहते हैं, ठीक है ना। ग्रीन प्लैनेट वरुण को, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें बस आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमने पूरा पढ़ लिया। नोट पॉइंट देखिए, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है ना, ये ट्रिक है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो माई से हो गया मर्क्यूरी, सबसे पहले मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह। वेरी से हो गया विनस यानी कि शुक्र। इफिशियंट से हो गया अर्थ, ई फॉर अर्थ हो गया, ठीक है ना। मदर से हो गया मार्स। जस्ट से हो गया जुपिटर। सर्व से हो गया सैटर्न। अस से हो गया यूरेनस और नट्स से हो गया नेपच्यून, ठीक है ना। तो माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो माई से मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह। वेरी से वी से हो गया विनस यानी कि शुक्र ग्रह। इफिशियंट से हो गया दोस्तों अर्थ, अर्थ पृथ्वी हो गया। मदर से हो गया मार्स, ठीक है, मंगल। जस्ट से हो गया जुपिटर यानी कि बृहस्पति। सर्व से हो गया दोस्तों यस फॉर हो गया कौन सा? सैटर्न यानी कि शनि हो गया। अस से हो गया यूरेनस यानी कि अरुण। और नट से हो गया नेपच्यून यानी कि वरुण, ठीक है। तो ये सूर्य के अनुसार दूरी क्रम में आपको क्रम याद रखना है, ठीक है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सूर्य के अनुसार दूरी से बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य के बारे में तो आधुनिक अनुमान के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितना है? 32,000 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष है। 32,000 प्रकाश वर्ष, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? सूर्य एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की औसत गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों तरफ परिक्रमा करता है, ठीक है ना। इस गति से केंद्र के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। यह समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है, कॉस्मॉस ईयर कहलाता है, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि कॉस्मॉस ईयर क्या होता है, ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप कि जिस गति से सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाता है ना, जिस गति से यानी कि ब्रह्मांड जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। कितना समय लगता है? 25 करोड़ साल लगता है, 25 करोड़ साल, ठीक है ना। कितनी गति से परिक्रमा करता है सूर्य? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। मंदाकिनी से मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? 32,000 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा एवं 3,33,000 गुना भारी है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और 3,33,000 गुना भारी है, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा कि अगर आप जो है पृथ्वी पर जो है आपका वजन मान लीजिए कि 10 किलोग्राम है, देखिए 10 न्यूटन है, ठीक है ना, क्योंकि जो भार का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है ना, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान तो हर जगह सेम होता है, चाहे आप कहीं भी दुनिया में ब्रह्मांड में कहीं भी रहें, आपका द्रव्यमान सेम होता है। अगर आप यहाँ पर 10 किलो के हैं वहाँ भी 10 किलो के ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो भार होता है, भार का मात्रक होता है न्यूटन। यदि आप जो है यहाँ पर पृथ्वी पर 10 न्यूटन के हैं, ठीक है, तो आप सूर्य पर जो है वो 280 न्यूटन के होंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो वहीं पर जो सूर्य पर है वो 9.8 का 28 गुना है,
ठीक है ना, यानी कि लगभग 10, अगर हम 9.8 को 10 कहें तो 28 गुना करेंगे तो 280 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो सूर्य का गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि द्रव्यमान हमेशा हर जगह जो है सेम होता है। अगर आपको कभी कभी जो है मतलब भुलवाने के लिए जो है क्वेश्चन देता है कि बताइए कि यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो हमेशा करिएगा कि द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 50 किलोग्राम का ही होगा। ठीक है ना। और अगर कहेगा क्वेश्चन में कि यदि किसी व्यक्ति का जो भार है वो पृथ्वी पर 50 किलोग्राम 50 न्यूटन है, यदि किसी व्यक्ति का भार जो है 50 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो उसमें आप 6 से भाग लगा दीजिएगा। ठीक है ना। यानी कि अगर 60 रहेगा तो 60 में आप 6 से भाग लगाएंगे तो 10 न्यूटन जो है वो चंद्रमा पर होगा। ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप पॉइंट करें कि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, याद रखिएगा सूर्य पृथ्वी से कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, जिसका प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है ना। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिखा होता है। ठीक है ना। 500 सेकेंड भी लिखा होता है, तो याद रखिएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता है। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। सूर्य की आयु कितना है, 5 अरब वर्ष है, और इसका व्यास 13,91,016 किलोमीटर है। 13,91,016 किलोमीटर है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, सूर्य के रासायनिक संगठन में 71% हिस्सा हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और 2.5% लिथियम और यूरेनियम जैसे भारी तत्व का है। ठीक है ना। नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। यह प्रक्रिया ही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सूर्य पर जो है जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है, तो आप कहेंगे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है ना। नाभिकीय संलयन में होता क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। ठीक है ना। सूर्य बना किन चीज़ों से है, 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% जो है लिथियम और यूरेनियम जैसे भारी तत्व हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सूर्य की संरचना, यानी कि कैसे सूर्य बना है, स्ट्रक्चर ऑफ द सन। तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है वो कोर कहलाता है। जो एकदम सेंटर, सूर्य का एकदम सेंटर होता है ना, वो कोर कहलाता है। ठीक है। जिसका तापमान देखिए कितना है, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। एक बार मैं देख लेता हूँ, इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। 1 करोड़ 50 लाख यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। और बाहरी सतह जो है वो प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर है, जो दीप्तमान सतह के तौर पर जाना जाता है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि कोर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो उसका सरफेस है ना, जो उसका जो सरफेस है उसका जो तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। पूछेगा कि सूर्य का जो है ऊपरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट है सौर ज्वालाएं, सोलर प्रोमिनेंसेस। सोलर प्रोमिनेंसेस तो ये क्या होता है, बाहरी सतह से उठने वाली लपटें। आपने अगर कभी सूर्य का इमेज देखा होगा, सूर्य को मतलब जो है जो नासा उस अपलोड करता है अपने साइट पर, आपने देखा होगा तो लपटें उठती रहती हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं लपटें को हम क्या कहते हैं, सोलर ज्वालाएं कहती हैं। बाहरी सतह से उठने वाली लपटें सौर ज्वालाएं कहलाती हैं, जिनकी पहुँच 1 लाख किलोमीटर, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। ठीक है ना। इकाई सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, तो जिनकी पहुंच 10 लाख किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। तीसरा है वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर। तो ये क्या होता है, ये प्रकाश मंडल के वे किनारे हैं जो कि वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेने की वजह से प्रकाशमान नहीं होते हैं। इनका रंग लाल होता है। ठीक ना। तो वर्णमंडल आप सूर्य को देखेंगे तो जो लाल दिखाई देता है ना, प्रकाश मंडल का वे किनारे हैं जो वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेने की वजह से प्रकाशमान नहीं होते हैं। इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो पूछेगा कि सूर्य के वर्णमंडल का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। ठीक है ना। क्रोमोस्फीयर का रंग लाल होता है। उसके बाद है किरीट यानी कि इंग्लिश में कोरोना। तो किरीट क्या होता है, यह एक्स किरण उत्सर्जित करने वाला बाह्य हिस्सा है जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ठीक है ना। तो दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है ना, जब सूर्य ग्रहण होता है तो कौन सा रेज निकलता है, कौन सा किरण निकलता है, एक्स रेज निकलता है। ठीक है ना। तो कोरोना क्या होता है, यह एक्स किरण उत्सर्जित करने वाला बाह्य हिस्सा है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा है,
फ्रानहाफर रेखाएं, फ्रानहाफर रेखाएं ये काली रेखाएं होती हैं। फ्रानहाफर रेखाएं कैसी होती हैं? काली रेखाएं होती हैं जो सिर्फ सूर्य की सतह पर देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये काली रेखाएं होती हैं जो सिर्फ सूर्य की सतह पर देखा जा सकता है। उसके बाद है सौर कलंक, सन स्पॉट क्या होता है? कोरोना में विद्यमान काले रंग के धब्बे जिनका तापमान सूर्य की सतह के तापमान से कम होता है वो क्या कहलाते हैं? सौर कलंक कहलाते हैं। इनमें विशाल मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। इन कलंकों से उत्पन्न ज्वालाओं के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में झंझावत पैदा होता है जो उपग्रह आदि को प्रभावित करता है। ठीक है, सौर कलंकों का एक चक्र लगभग 11 वर्षों का होता है। ठीक है ना, तो सौर कलंकों का एक चक्र लगभग 11 वर्षों का होता है। उसके बाद है सौर पवन, सोलर विंड क्या होता है? तो सूर्य के कोरोना से निकलने वाली प्रोटॉन्स यानी कि हाइड्रोजन अणुओं के नाभिक की धारा को सौर पवन कहते हैं। ठीक है ना, सूर्य के कोरोना से निकलने वाली प्रोटॉन्स की धारा को क्या कहते हैं? सौर पवन कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद देखिए ध्रुवीय ज्योति क्या होता है? पोलर ऑरोरा। ठीक है ना, तो उत्तर ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस ऑस्ट्रालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस वे नज़ारे हैं जो रोशनी की बरसात का आभास करवाते हैं। ये वायुमंडल एवं सौर पवनों के घर्षण से पैदा होते हैं। दोस्तों अगर आप उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर मतलब देखेंगे ना, ऊपर आप देखेंगे तो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का एकदम लाइटिंग दिखता है। ठीक है ना, नेचुरल होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का आपको एकदम लाइटिंग, वो चुंबकीय क्षेत्र टाइप का होता है, उसी को हम कहते हैं क्या? ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। एकदम लाइक एकदम आसमान एकदम ग्रीन ग्रीन जैसे, मतलब आसमान में ग्रीन ग्रीन लाइट से जल रही हैं, एकदम खतरनाक, मतलब बहुत ही अच्छा दिखता है। ठीक है ना, तो उसी को हम कहते हैं ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। ठीक है ना, नज़ारे बहुत मस्त नज़ारा दिखता है। ठीक है ना, रोशनी की बरसात का आभास होता है। ठीक है ना, उत्पन्न कैसे होता है? वायुमंडल और सौर पवनों के घर्षण से उत्पन्न होता है। ठीक है ना, नोट पॉइंट क्या है? सूर्य एक रक्त दानव, द सन ए रेड जाइंट। सूर्य लगभग दोस्तों 4 × 10 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। ठीक है ना, 4 × 10 की पावर कुछ होता होगा। ठीक है ना, 4 × 10 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। इतनी ऊर्जा देने के लिए सूर्य का द्रव्यमान लगभग 4 × 10 किलोग्राम प्रति सेकेंड की दर से कम हो रहा है। ऐसी आशंका है कि जब 5 अरब वर्षों में सूर्य का ऊर्जा का भंडार समाप्त हो जाएगा तब सूर्य अपने व्यास का 100 गुना फूल जाएगा, कम नहीं होगा, फूल जाएगा, और उसकी जो चमक है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी, जिसके कारण आंतरिक ग्रह जो हैं बुध शुक्र ये पिघल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों पिघल जाएंगे, बुध और शुक्र। ठीक है ना, देखिए दोस्तों आंतरिक ग्रह में 4 आते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ठीक है ना, और जो बाह्य ग्रह हैं वो मंगल के बाद बृहस्पति शनि अरुण बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अगर पार्थिव ग्रह कहेगा पार्थिव ग्रह तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल क्रम से ये 4 पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो गैसीय प्लैनेट होते हैं, गैसीय ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल के पिंड। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे सौरमंडल के पिंड, बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन 2006 में आकाशीय पिंडों को 3 वर्ग में विभाजित किया। ठीक है ना, कौन कौन से? परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु पिंड। ठीक है, तो ये 3 है। तो जो पहला आता है इसमें परंपरागत ग्रह, इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ठीक है, बौने ग्रह या इसको क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, तो इसमें प्लूटो, चेरान और सेरेस ये 3 आते हैं। ठीक है, और लघु पिंड में कौन कौन आते हैं? उपग्रह, धूमकेतु और अन्य पिंड वो लघु पिंड में आते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रह किसको कहते हैं? सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य से ही ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और जो है अपनी परिक्रमण कक्षा पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था पार्थिव ग्रह या इन्हीं को आंतरिक ग्रह कहते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को। ठीक है, और जो बृहस्पति शनि अरुण और वरुण हैं इनको हम बृहस्पति या जोवियन या बाह्य ग्रह कहते हैं, जोवियन प्लैनेट या बाह्य ग्रह कहते हैं बृहस्पति शनि अरुण और वरुण को, और गैसीय ग्रह भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो बुध, उसके बाद शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, उसके बाद देखिए आकार के अनुसार बड़े से छोटा ग्रहों का क्रम। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है ना, तो पहले सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शनि, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, और उसके बाद है पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी जो 5वें नंबर पर आता है, याद रखिएगा 5वें नंबर पर। ठीक है, पृथ्वी के बाद शुक्र, फिर मंगल और सबसे छोटा बुध है। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रहिकाओं का विवरण, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट्स, बौने ग्रह। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर बौने ग्रहों का, देखिए ग्रहिकाओं का नाम है, पहला है सेरेस। ठीक है ना, सेरेस, तो संख्या 1 है, व्यास कितना है 1083 किलोमीटर है, खोज है 1801 में। दूसरा है पाल्सस, ठीक है, संख्या 2, व्यास 588 किलोमीटर और खोज का वर्ष 1802। उसके बाद है वेस्टा है संख्या 4, 576 और 1807 में। ठीक है, उसके बाद है हिजिया संख्या 10, व्यास है 430 और खोज का वर्ष 1849। उसके बाद है डेविडा संख्या 511, व्यास है 361 किलोमीटर और खोज का वर्ष है 1903। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नोट पॉइंट यम के बारे में, प्लूटो के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के प्राग चेकोस्लोवाकिया सम्मेलन 2006 में प्लूटो को सौरमंडल से बाहर का ग्रह माना गया है। इसमें ग्रह के लिए नई परिभाषा दी गई, जिसमें यह कहा गया कि वे आकाशीय पिंड ही सौरमंडल के ग्रह माने जाएंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अन्य ग्रहों की कक्षा का परिक्रमण नहीं करते हैं। यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करने के कारण नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल के ग्रहों से बाहर किया गया। प्लूटो की खोज 1930 में स्लाइड टॉम बांध ने की थी। प्लूटो की खोज 1930 में स्लाइड टॉम बांध ने की थी। प्लूटो का ही अन्य नाम है 134340, 134340, 134340 के अंकों से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो प्लूटो का अन्य नाम है 134340। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ग्रहों का संक्षिप्त परिचय, आप देख सकते हैं यहाँ पर यही सारे ग्रह हमारे, सूर्य तारा है। ठीक है, सूर्य, उसके बाद है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों देखिए हम एक एक ग्रह के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बुध के बारे में, मर्क्यूरी के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो बुध सौरमंडल में सूर्य का सबसे समीप ग्रह है। सूर्य के करीब होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है। ठीक है ना, और इस ग्रह को स्थलीय ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है ना, आकार की दृष्टि से यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इस ग्रह पर वायुमंडल भी नहीं है, इसलिए इसका जो तापांतर है वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना, यह सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और दिन में जो सतह का तापमान है, इसके सरफेस का टेम्परेचर वो 467 डिग्री सेल्सियस और रात में जो है वो -170 डिग्री सेल्सियस रहता है। तापांतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना, इस ग्रह पर कैलोरिस बेसिन पाया जाता है। इसका व्यास जो है वो 1300 किलोमीटर है, याद रखिएगा। इस ग्रह पर कैलोरिस बेसिन पाया जाता है और इसका जो व्यास है वो 1300 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे शुक्र के बारे में। ठीक है ना, मैं इसको छोटा कर देता हूँ पहले। तो अब शुक्र के बारे में देख लेते हैं, वीनस के बारे में। शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के जैसा है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, यह पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, या संध्या का तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखता है और शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। ठीक है ना, यह सर्वाधिक गर्म 480 डिग्री सेल्सियस वाला ग्रह है तथा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन करने की वजह से यह सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है ना, इसका परिक्रमण पूर्व से पश्चिम दिशा में है, लेकिन जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इसलिए जो सूर्य है वो सूर्य होता है वो हमें दिखाई देता है कि पूर्व में निकल रहा है और पश्चिम में डूब रहा है। ठीक है, लेकिन शुक्र पर उल्टा होता है।
इसका जो परिक्रमण है ना वो पूर्व से पश्चिम होता है। तो यहाँ पर जो है जो सूर्य है वो पश्चिम से निकलता है और पूर्व में डूब जाता है, ठीक है ना। इसका सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है। शुक्र का जो सर्वोच्च बिंदु है वो मैक्सवेल है, जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। तो शुक्र पर एक माउंटेन है बीटा माउंटेन, उस पर सर्वोच्च चोटी है उसका है मैक्सवेल, उसका नाम है, ठीक है ना। जैसे जो माउंट एवरेस्ट है वो चोटी का नाम है, और जो पर्वत है हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत पर जो है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो इसी प्रकार बीटा माउंटेन पर जो सर्वोच्च बिंदु है वो मैक्सवेल उसका नाम है, ठीक है ना। बुध ग्रह के बाद सूर्य के निकटतम या दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के समान है। इसे सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, शुक्र को सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। इस ग्रह का अधिकतर भाग जो है वो घुमावदार मैदानों से ढका है, तथा इस ग्रह पर कुछ जीवित ज्वालामुखी भी हैं, ठीक है ना, ज्वालामुखी। उसके बाद देखिए इसके वायुमंडल में 95% क्या है, देखिए मेथेन है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। इसके वायुमंडल में 95% CO2 है, जिस कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम देखेंगे अपनी प्यारी पृथ्वी के बारे में, ठीक है, अर्थ के बारे में। तो पृथ्वी सूर्य का तीसरा सबसे समीप ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में यह सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। तो 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसे सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में परिभ्रमण करती है, ठीक है ना। परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण यानी कि सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है ना। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका अक्षीय झुकाव 23.5 अंश तथा कक्षीय झुकाव 66.5 अंश है, याद रखिएगा। अक्षीय झुकाव जो अपने अक्ष पर झुकी है वो 23.5 अंश झुकी है, और अपने इस जो कक्षीय झुकाव है ऑर्बिटल जो इसकी जो झुकाव है वो 66.5 अंश है, ठीक है ना। सूर्य के बाद पृथ्वी के समीप तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कितना दूर है, 4.5 प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। तो इस देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यहाँ वायुमंडल न होने के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी से 6 गुना कम होता है चंद्रमा पर, जिससे यह गैसों को अपने पास रोक नहीं पाता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। यह पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। जो चंद्रमा है पृथ्वी से लगभग कितना दूर है, 4 लाख किलोमीटर, ठीक है ना। चंद्रमा पर दोस्तों 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था, याद रखिएगा। 21 जुलाई 1969 को, ठीक है। यान उतरने के स्थान को सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है, ठीक है ना, शांति का सागर, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष के रहते हैं, ठीक है ना। अमावस्या को न्यू मून और पूर्णमासी को फुल मून कहा जाता है। अमावस्या को दोस्तों जो चंद्रमा दिखता है हम लोगों को, अमावस्या को जो दिखता है उससे न्यू मून कहते हैं, और जो पूर्णमासी को दिखता है उसको हम फुल मून कहते हैं। जब पूरा एकदम बड़ा चांद लगता है कि बहुत बड़ा हो गया है तो उसको हम फुल मून कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है ना। तो मंगल को लाल ग्रह, रेड प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड FeO2 पाया जाता है, जिससे जो इसका रंग वो लाल हो गया है, ठीक है। मंगल के 2 ध्रुव हैं, वहाँ भी पृथ्वी की ही भांति ऋतु परिवर्तन होता है मंगल पर। ऐसा पृथ्वी की तरफ मंगल की धुरी झुकी होने के कारण होता है, ठीक है ना। यही पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है, मंगल ही एकमात्र पृथ्वी का ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है, कि माना जाता है कि वहाँ पर जीवन जो है संभव है, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डोमोस, ठीक है। निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, तथा ओलिम्पस मेसी ज्वालामुखी है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है ना। तो मंगल ग्रह पर ही है, निक्स ओलंपिया पर्वत है, और
जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ठीक है। और ओलिम्पस मेसी ज्वालामुखी है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ओलिम्पस मेसी ज्वालामुखी, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसकी प्रमुख गैस है, यानी कि मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रमुख मतलब गैस पाया जाता है, सबसे थोड़ा सा अधिक पाया जाता है, ठीक है। नासा द्वारा भेजे गए उपग्रह पाथफाइंडर ने गत वर्ष मंगल के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां दी, ठीक है। तो इस इम्पोर्टेंट थोड़ा सा कम है इसका। देखिए अब देखेंगे बृहस्पति के बारे में, जुपिटर के बारे में। आकार की दृष्टि से यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है ना। और यह गैसों से निर्मित ग्रह है और इसके वायुमंडल में मुख्यतः मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, ठीक है। बृहस्पति से रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं, याद रखिएगा दोस्तों। बृहस्पति के जो है 63 उपग्रह हैं, ठीक है ना। तो इस समय जो है 63 से अधिक हो चुके हैं, ठीक है ना। तो रुकिए एक बार मैं देख लेता हूँ शनि का। दोस्तों देखिए इसमें लिखा है कि शनि के 62 उपग्रह हैं, लेकिन इस समय जो है शनि के 145 उपग्रह हैं, ठीक है ना। और जो बृहस्पति के दोस्तों लगभग जो है 92 के आसपास है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म तो नहीं पता है लेकिन 92 के आसपास है, ठीक है, ठीक है। तो बृहस्पति का सबसे अगर बड़ा उपग्रह पूछा है कि सबसे साइज में बड़ा कौन सा है, तो उसका नाम है गैनीमीड, ठीक है ना। गैनीमीड उसका नाम है, ठीक है ना। और गैनीमीड दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अन्य उपग्रह इसके हैं कैलिस्टो, आयो, यूरोपा, ठीक है ना। बृहस्पति के उपग्रहों गैनीमीड, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो की खोज गैलीली ने 1610 में की थी। इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिससे यह विशाल लाल धब्बा जैसा दिखता है, ठीक है ना। बृहस्पति को शीत ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका जो औसत तापमान है वो -130 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जिस पर हजारों मीटर चौड़ी बर्फ की चादर ओढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे शनि के बारे में। तो शनि देखिए शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला कौन सा है, बृहस्पति है, दूसरा है शनि, ठीक है। और यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है, ठीक है ना। शनि थोड़ा ये चलिए ठीक है, ठीक है। और शनि के चारों ओर दोस्तों रिंग पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है ना। शनि के 62 उपग्रह हैं जिनमें टाइटन नहीं, शनि के इस समय 145 हैं, ठीक है ना। इसमें गलत लिखा है, ठीक है ना। तो शनि के कितने उपग्रह हैं, 145 उपग्रह हैं जिनमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। टाइटन जो है वह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरा बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना। पहला कौन है, गैनीमीड है, ठीक है ना। शनि तीव्र गति से घूमने की वजह से सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह कौन सा है, शनि। यह आकाश में पीले तारे जैसा नजर आता है। शनि जो है आकाश में पीले तारे जैसा नजर आता है, ठीक है ना। शनि नग्न आँखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है। शनि के वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन मिलते हैं, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, अब हम देखेंगे अरुण के बारे में, ठीक है ना। तो विलियम हसेल ने 1781 में इसे खोजा था। अरुण पर मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है, अरुण, ठीक है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं जिनमें प्रमुख हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व इप्सिलॉन, ठीक है ना। अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, अरुण को, यूरेनस को, ठीक है ना। और अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है टिटेनिया, ठीक है ना। टिटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब वरुण के बारे में देखते हैं। ली वेरियर बॉन एडम्स ने 1846 में खोजा था। सूर्य के अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। इसके 14 उपग्रह हैं। इसका उपग्रह ट्रिटॉन चंद्रमा से बड़ा है। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नेयाद है, ठीक है। इस ग्रह का रंग हरा होता है, वरुण का रंग हरा है, ठीक है ना। इसके वायुमंडल में 80% हाइड्रोजन और 19% हीलियम है, साथ ही साथ मीथेन की उपस्थिति भी है। रंगीन ट्रिटॉन सहित करके 2 उपग्रहों का पता लगता है। ट्रिटॉन का तापमान 236 डिग्री सेल्सियस है। वोयेजर 2
वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के 5 वलयों का पता लगाया है। इसके वलय बर्फ से भरे हुए हैं। यह हरा दिखाई पड़ता है। इसे भारतीय ज्योतिष शास्त्री जलीय ग्रह मानते हैं। इसे भारतीय ज्योतिष शास्त्री जलीय ग्रह मानते हैं ना, जलीय ग्रह मानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान, प्लेस ऑफ अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो टॉलेमी का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है तथा सूर्य एवं अन्य बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये टॉलेमी का मानना था। लेकिन पोलैंड के खगोलविद कॉपरनिकस 1543 में इस मत को बदलते हुए परिवर्तित करते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसे कॉपरनिकसीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सौरमंडल की भी खोज की। सूर्य केंद्रित परिकल्पना के अनुसार आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। ठीक है, जोहान्स कैपलर ने ग्रहों के गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन 1609 में किया। 1609 में किया कैपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम। ठीक है, उसके बाद जानते हैं हम चंद्रमा के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सेलेनोलॉजी क्या होता है। सेलेनोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व उसकी सतह का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शांत सागर क्या है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। यह चंद्रमा का पिछला व अंधकारपूर्ण भाग है जो एक तरफ का धूल का मैदान है। ठीक है ना, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का पिछला और अंधकारपूर्ण, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो पिछला, जो हम केवल चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं, पीछे वाला हिस्सा में नहीं दिखाई देता है, वो वहाँ पर अंधकार ही अंधकार वहाँ पर होता है। ठीक है ना, वो क्या है, वे एक तरफ का धूल का मैदान है। ठीक है ना, चंद्रमा को दोस्तों जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, फॉसिल प्लेनेट कहते हैं चंद्रमा को, क्योंकि यह पृथ्वी की तरह लगभग 460 करोड़ वर्ष आयु का है। ठीक है, पृथ्वी की तरह ही है, इसको हम जीवाश्म ग्रह कहते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर लिबनिट्ज पर्वत 10,668 है। ठीक है ना, चंद्रमा का जो सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, जैसे कि धरती का क्या है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है पृथ्वी का। ठीक है ना, उसकी ऊंचाई कितना है, 8,848.8 है। ठीक है, लेकिन जो चंद्रमा पर सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है, लिबनिट्ज पर्वत है और इसकी ऊंचाई है 10,668। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। ये भी याद रखिएगा, कितना परसेंट, 59%। पृथ्वी से चंद्रमा की कुल दूरी कितनी है, 4,06,000 किलोमीटर। 4,06,000 किलोमीटर है। ठीक है ना, अब देखिए क्या उसके बाद क्या रहा है, अपभू क्या होता है, अपोजी क्या होता है। अपोजी, चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है तो उस स्थिति को अपभू कहते हैं, जो कि 4,06,699 किलोमीटर होती है। ठीक है ना, अपभू अपोजी। और उपभू क्या होता है, पेरिजी क्या होता है। चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 3,56,399 किलोमीटर पर होता है तो उसे उपभू कहते हैं। ठीक है ना, अपभू और उपभू। तो अपभू कब होगा, जब कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होगा, और उपभू जब कक्षा में पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होगा। ठीक है ना, और जब देखिए अगला पॉइंट, जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो वह शुक्ल पक्ष होता है। आपने भी दोस्तों देखा होगा कि अगर अपने आसमान में रात में देखते हैं चंद्रमा, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, मतलब पहले चंद्रमा छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर अगले दिन और थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है ना, तो यदि जो है चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग है, यदि चंद्रमा आपको प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो वह शुक्ल पक्ष चल रहा होता है, शुक्ल पक्ष। और जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता रहता है तो वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है ना, उसके बाद हम देखें दोस्तों ध्रुव तारा, पोल स्टार क्या होता है। ध्रुव तारा, प्राचीन काल में लोग तारे देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ध्रुव तारा वह तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है। यह बताना कठिन है कि ध्रुव तारा पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, लेकिन ध्रुव तारा की दूरी पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष है। 47 प्रकाश, यानी कि यदि प्रकाश को भी ध्रुव तारे पर जाना होगा प्रकाश को, ठीक है ना, तो 47 साल लगेंगे। प्रकाश को जाने में 47 साल लगेंगे, लाइट को। ठीक है ना, उसके बाद देखिए सप्तर्षि।
ग्रेट बियर क्या होता है? ग्रेट बियर सप्तर्षि। सप्तर्षि 7 तारों का समूह है, 7 तारों का, ठीक है ना। सप्तर्षि 7 तारों का समूह है। यह आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है। इन 7 तारों के नाम क्या क्या हैं देख लीजिए। तो पुलस्त्य है, पुलस्त्य, छत्री, अंगिका, वशिष्ठ, मरीचि। तो ये तो 5 ही हुआ, 2 छोड़ दिया। तो चलिए, नहीं नहीं नहीं, ऋतु एक है, ऋतु, ऋतु, पुलह, ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, छत्री, अंगिका, वशिष्ठ और मरीचि, ठीक है ना। ये 7 उन तारों का नाम है, ठीक है ना। आपने भी दोस्तों उत्तर दिशा में देखा मतलब देखते ही होंगे ध्रुव तारा, मतलब ध्रुव तारा नहीं, सप्तर्षि को, ठीक है ना। तो उनका नाम है पुलस्त्य, छत्री, अंगिका, वशिष्ठ और मरीचि, ठीक है। तो ये 4 नाम है। इन 7 ऋषि लोग कहते हैं, बहुत कहानी है इनको लेकर। अब देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होता है, एस्टेरॉइड्स क्या होता है। तो क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट मंगल और बृहस्पति के मध्य पड़ती है। दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह आपने देखा होगा ना आपने, तो वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन्हें अवांतर ग्रह भी कहते हैं, क्षुद्र ग्रहों को अवांतर ग्रह भी कहते हैं, जो अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, जो 1032 किलोमीटर तक फैला है। इसे गिसेप्पे पियाजी ने खोजा था। एरिस, जेना एवं वेस्टा क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है, ठीक है ना, जो 1032 किलोमीटर में फैला हुआ है, 132 किलोमीटर तक। उसके बाद धूमकेतु क्या होता है? कॉमेट्स क्या होता है? आकाशीय धूल, गैसों व हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। सामान्यतः ये पूंछ रहित होते हैं, यानी कि इनकी पूंछ होती है, पूंछ रहित, ठीक है। किंतु जैसे ही वे सूर्य के निकट आते हैं, सूर्य की गर्मी के कारण इनकी बाहरी परत पिघलकर पूंछ रहित तो होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य के पास आते हैं तो सूर्य की गर्मी के कारण इनकी बाहरी सतह पिघलकर गैसों में परिवर्तित हो जाती है और चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली है, जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष है। 1994 में शूमेकर लेवी 9 पृथ्वी से बृहस्पति से टकराया था। टेम्पल 1, हेलबोप, एंकी कुछ अन्य प्रमुख धूमकेतु हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं उल्का और उल्का पिंड क्या होता है, ठीक है ना। उल्का या उसको कहते हैं, उल्का पिंड भी कहते हैं। देखिए अभी बड़ा हो छोटा हो गया, मैं देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटियोराइट्स या मीटियोर्स, ठीक है ना। मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। उल्का जो दोस्तों वो धूल और गैस से निर्मित लघु पिंड है। किससे निर्मित है? धूल और गैस से, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर जलकर जो है नष्ट हो जाते हैं। जो पिंड पूर्णतः नष्ट नहीं होते, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, इन्हें उल्काश्म यानी कि शूटिंग स्टार कहते हैं। बड़े उल्काश्मों को उल्का पिंड कहते हैं। दोस्तों आपने आसमान में देखा होगा, ठीक है ना, कभी कभी जो है कोई जो है यही उल्का पिंड जो है धरती पर गिरते हैं, ठीक है ना। तो जो दोस्तों अगर जल कर वो नष्ट हो जाते हैं ना, तो जल कर नष्ट हो जाते हैं तो उससे उन्हें तो हम उल्काश्म कहते हैं, ठीक है ना। यानी देखिए उल्का क्या होता है? उल्का जो है वो धूल और गैस से निर्मित होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर जलकर नष्ट हो जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में ही, ठीक है। और जो नष्ट नहीं हो पाता है, जो धरती पर गिर जाता है, उन्हें उल्काश्म कहते हैं। लेकिन अगर उसका साइज बड़ा है, जो अगर वो बड़ा है ना, साइज में बड़ा है, तो उसको हम उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है ना। तो आप जान गए होंगे दोस्तों कि उल्का पिंड क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ठीक है ना। तो पूरा मैंने आपको जो है सौर मंडल का पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैप्टर नंबर 3 का कौन सा है? पृथ्वी की गति, काल्पनिक रेखाएं एवं समय का निर्धारण, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में आपका लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।